एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक और कुछ डिस्कशन बाकी था हमारा, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन का थोड़ा सा डिस्कशन, तो उसी पर चलते हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा तो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन में हमने ये बात की थी कि उन्होंने, जैसे हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट भी था, साथ में श्रोडिंजर्स इक्वेशन भी थी, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हम लोग बात कर रहे थे। अगर याद होगा तो हमने ये पढ़ा था कि जो वेव फंक्शन साई है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वेव जो है उसका एक तरह से कह लो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हमने बोला था साई। और हमने कहा था कि ये जो साई है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड पर डिपेंड करता है। इनफैक्ट मैंने ये कहा था कि अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ आप किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करते हो, है ना, तो ऐसा करने में शायद एक्स कोऑर्डिनेट भी बदलेगा, वाई भी बदलेगा और जेड भी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन तीनों चीजों पर डिपेंड करेगी। या अगर इसको हम लोग आर थीटा फाई के टर्म्स में बात करें, आर थीटा फाई का मतलब रेडियस वेक्टर और एंगुलर वेक्टर। मतलब जब आप किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाते हो तो डिस्टेंस भी बदलेगा और एंगल भी बदलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये रेफरेंस एंगल 0 ले लिया जाए तो आप मान लेते हैं किसी एंगल थीटा 1 पर थे और जब आपने पोजीशन बदली तो आप दूसरा एंगल थीटा 2 पर आ गए, और न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो भी बदल सकती है। इसका मतलब डिस्टेंस आर और एंगल थीटा और फाई, तीनों चीजों पर आपका इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन वेव की जो इक्वेशंस हैं, आप लोगों को सिर्फ सुनना है ध्यान से, इलेक्ट्रॉन वेव की जो इक्वेशंस है ना उसके भी दो हिस्से होते हैं, एक जिसको कहा जाता है रेडियल पार्ट और एक जिसको कि कहा जाता है एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट का मतलब साई डिस्टेंस के साथ कैसे बदलेगा, और एंगुलर पार्ट का मतलब है साई एंगल बदलने पर कैसे बदलेगा। तो जो आपका नेट वेव फंक्शन साई होता है ना, साई जो एन एल और एम पर डिपेंड करता है, क्वांटम नंबर्स एन एल एम, इसके दो हिस्से हैं, एक रेडियल पार्ट और दो ये आपके एंगुलर पार्ट। आर थीटा और फाई ये मैग्नीट्यूड रखा हुआ है, तो इसमें से आर डिपेंड करता है एन और एल पर, थीटा डिपेंड करता है एल और एम पर, और फाई डिपेंड करता है एम पर। यहां पर आर एन एल, थीटा एल एम और फाई एम जो है वो क्या है, आर थीटा फाई डिपेंडेंसेज हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसके दो पार्ट हैं, एक इस वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट है, वेव फंक्शन का एक रेडियल पार्ट है, और दूसरा क्या है, एंगुलर पार्ट है। रेडियल पार्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कैपिटल आर से, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कैपिटल आर से, और जो एंगुलर पार्ट है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है थीटा और फाई से। और ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि ये डिपेंड करता है आपका एन और एल पर, कौन, रेडियल वेक्टर, ये डिपेंड करता है एल और एम पर, और ये डिपेंड करता है एम पर। तो वहीं से पर ये लिखा हुआ है। अच्छा, यहां आर क्या है, आर डिपेंड्स ऑन द टू क्वांटम नंबर्स एन एंड एल, ये रेडियल पार्ट है। थीटा डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर एल एंड एम, एंड फाई डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर एम। Two functions this and this taken together describe the angular dependence of wave function। मतलब दो हिस्से हैं, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट, ये दोनों मिलाकर क्या बोले जाते हैं, एंगुलर पार्ट, और इसको बोला जाता है रेडियल पार्ट। ये सब आया कहां से, ये सब इस पॉइंट से आया ना, जो मैंने कहा कि जब आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर स्विच करते हो ना तो एंगल भी बदलता है और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी बदलता है, इसलिए वो दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, एक्चुअल में हमें इनके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले अगर ग्राफ्स हम बात करें, प्लॉट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ एस टाइप, जैसे एस सबशेल की अगर बात करें, हम लोगों को ये पता है कि एस सबशेल स्फेरिकल होता है, बात ध्यान दीजिएगा, हमें पता है एस सबशेल स्फेरिकल होता है। तो एस सबशेल में किसी पर्टिकुलर दूरी पर एंगल कुछ भी आप लोग फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे इतनी दूरी पर आप यहां हैं या उतनी दूरी पर यहां है, या उतनी दूरी पर यहां है, या उतनी दूरी पर यहां है। मतलब अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस सेम है तो आप किसी भी डायरेक्शन में हो उसका
कोई इफेक्ट आपके वेव फंक्शन के इक्वेशन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, हर डायरेक्शन में देखने में एक जैसा होता है। हाँ, डिस्टेंस बदलने पर बदलेगा। इसलिए आपका जो एस ऑर्बिटल होता है ना, उसका जो एंगुलर पार्ट है, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन फॉर एस ऑर्बिटल इज कांस्टेंट। मतलब इसका जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा साई का, उसमें जो एंगुलर पार्ट है वो हमेशा फिक्स है, कांस्टेंट है, 1/√4 पाई, विद नो थीटा एंड फाई डिपेंडेंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। लेकिन किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो अच्छा ये जो लिखा जाता है ना साई n00, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, 1s 2s 3s 4s 5s, क्योंकि आपके एस ऑर्बिटल में सिर्फ क्या बदलेगा, n बदलेगा। आपके एस ऑर्बिटल के लिए l भी 0 होता है और m भी 0 होता है। तो ये किस एस ऑर्बिटल की बात हो रही है, किसी भी। 1s है तो यहाँ n की जगह 1 आएगा, 2s है तो 2 आएगा, 3s है तो 3 आएगा। मतलब कोई भी एस ऑर्बिटल है तो उसका प्रेजेंटेशन एंगुलर पार्ट का क्या रहेगा, √4 पाई, और रेडियल पार्ट का बदलेगा। रेडियल RN0 का मतलब ये एस ऑर्बिटल अगेन, ठीक है, जिसका L0, क्योंकि R सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, N और L पर, और L हमेशा इसका क्या रहेगा, 0। मतलब एस ऑर्बिटल का जो साई होगा, देखिए साई जो है ना वो दोनों चीजों को इंक्लूड करता है, एंगुलर पार्ट भी और रेडियल पार्ट भी। और जो आर है वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियल पार्ट को। तो सोच समझ के बताओ कि एस ऑर्बिटल का साई का ग्राफ ड्रॉ करें या एस ऑर्बिटल का आर का ग्राफ ड्रॉ करें, दोनों का मतलब एक ही होगा, क्योंकि साई जो है सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, यहां आर पर। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि चूंकि हमारे एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर पार्ट फिक्स है, साई के दो हिस्से हैं, एक रेडियल पार्ट एक एंगुलर पार्ट। एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर पार्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब साई का ग्राफ वही होगा जो आर का ग्राफ होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ रेडियल पार्ट ही आएगा। इसलिए देखो यहां लिखा है कि प्लॉट्स ऑफ साई वर्सेस आर विल हैव द सेम फॉर्म एज दोज ऑफ आर वर्सेस आर। मतलब बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं कि डिस्टेंस के साथ साई या आर का वेरिएशन कैसे होता है, ठीक है। और यही आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, जो ग्राफ होते हैं यही खूब पूछे जाते हैं। इसके बारे में जो मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है आपको, इसमें बस एक बेसिक चीज दोबारा बस समझ सकते हो कि हमारे वेव फंक्शन के दो हिस्से हैं, एक रेडियल पार्ट और दूसरा एंगुलर पार्ट है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो डिस्टेंस भी बदलेगी और एंगल भी बदलेगा। तो एक रेडियल पार्ट है एक एंगुलर पार्ट है। रेडियल पार्ट डिपेंड करता है एन और एल पर, एंगुलर पार्ट है थीटा और फाई, थीटा डिपेंड करता है एल और एम पर, फाई डिपेंड करता है एम पर। फिर हमने एस ऑर्बिटल की बात की, तो हमने कहा एस ऑर्बिटल में एंगुलर डिपेंडेंस कांस्टेंट है, मतलब एंगल पर वो डिपेंड करता ही नहीं है, तो वो कांस्टेंट 1/√5 है, √4 पाई है। और रेडियल पार्ट बदलेगा, तो एस ऑर्बिटल के लिए तुम ग्राफ साई का ड्रॉ करो चाहे आर का ड्रॉ करो, दोनों का मतलब एक ही है। अब ये ग्राफ देखो यहां पर तुम्हारे सामने रखे हुए हैं, ये आर का ग्राफ है 1s ऑर्बिटल का, ये 2s ऑर्बिटल का, ऐसे अभी हम 3s 4s 5s भी ड्रॉ कर लेंगे। ये एक्सप्रेशन तुम्हें रटने नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेशन जानते हो क्या दिखा रहा है, आर किसका, 1s का, ये क्या है आर किसका, 2s का। अच्छा साई में तो दो चीजें हैं, एक आर और एक एंगुलर पार्ट, लेकिन एंगुलर पार्ट इसका कांस्टेंट है, तो वहां जो लिखा जा रहा है वो सिर्फ क्या लिखा जा रहा है, रेडियल पार्ट। समझ आ रहा है ना, वहां जो लिखा जा रहा है यहां पर वो सिर्फ क्या लिखा जा रहा है, रेडियल पार्ट। और रेडियल पार्ट का ग्राफ देखो जरा, आप इस ग्राफ को अगर अगर इसको जीरो करना चाहें तो जरा मुझे बताओ आर बराबर क्या रखा जाएगा जब जीरो आएगा। ये देखो 2 कांस्टेंट है जेड और ए नॉट कांस्टेंट। ए नॉट जानते हो क्या है, वो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये जो ए नॉट है ये आपका 0.529 एंगस्ट्रॉम है, जो हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का रेडियस होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। समझ आई बात, ओके। तो अब ये बताओ अगर इसको मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं, मैथमेटिकली भी देखेंगे और ग्राफिकली और आपका थ्योरेटिकली भी देखेंगे।
ये बताओ तुम लोग जरा, जैसे अगर मान लो ये न्यूक्लियस है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इसकी इसी के आसपास होगी, ये हो गया 1s। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा होगी, 2s में। फिर कहां ज्यादा होगी, 3s में। ऐसे समझने की कोशिश करो कि मान लो तुम्हारे लिए मोमेंटम एक ऑर्बिटल है, तुम्हारा घर एक ऑर्बिटल है, तो मान लो अभी आप मान लेते हैं करंट सिचुएशन में आप मोमेंटम में हैं, तो यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी मिलने की ज्यादा है। जब आप यहां से अपने घर जाओगे तो जैसे जैसे मोमेंटम से दूर जाते जाओगे तुम्हारे मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। गोल घर के आसपास पहुंचते पहुंचते लगभग हो जाएगी। फिर गोल घर से थोड़ा और आगे बढ़ोगे अपने घर के नजदीक तो प्रोबेबिलिटी फिर से बढ़ने लगेगी, और घर पे पहुंचने के बाद फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जब आप एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में स्विच करोगे तो एक तो अभी आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जिस ऑर्बिटल में है, फिर दूसरे ऑर्बिटल में ज्यादा होगी, लेकिन उन दोनों के बीच की जो जगह है वहां आपकी मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। समझ आया? मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, न्यूक्लियस से दूर जाओगे प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी, फिर उसके बाद कहीं पर जाके ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे फिर बढ़ेगी और फिर से जाके मैक्सिमम हो जाएगी। कहां पर? अगले ऑर्बिटल में। फिर आगे बढ़ोगे फिर घटेगी, फिर लगभग जीरो होगी, फिर आगे जाके फिर से बढ़ेगी और वो अगला ऑर्बिटल हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो जहां पर बीच में प्रोबेबिलिटी मिनिमाइज होगी उन जगहों का हम क्या नाम देंगे? नोडल प्लेन। जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है उसको क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। मतलब फिर से कह दूं कि मोमेंटम आपका ऑर्बिटल का घर आपका ऑर्बिटल, यहां पर आपके मिलने के प्रोबेबिलिटी 95%, आपके घर आपके मिलने के प्रोबेबिलिटी 95%, गोल घर में मिलने के प्रोबेबिलिटी 2%, 1%, 4%। तो ये क्या हुआ तुम्हारे लिए? नोडल प्लेन। तो अगर अभी तुम मोमेंटम में प्रेजेंट हो तो यहां तुम्हारी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज होगी, मोमेंटम से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी, बीच में जाके कहीं मिनिमाइज होगी, उसके बाद फिर आप अपने घर के पास पहुंचते जाएंगे तो फिर से मैक्सिमाइज होगी। ये ग्राफ दिखाते हैं। जैसे अगर 1s का ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो न्यूक्लियस की विसिनिटी में प्रोबेबिलिटी या आर का वैल्यू मैक्सिमा है, मैक्सिमम न्यूक्लियस के आसपास, और जैसे जैसे दूर जा रहे हो घटती जा रही है। और ये चीज यहां से भी तुमको दिख रही होगी। कैसे? ये वाला पार्ट अगर तुम देखो तो ये e की पावर -x है, और अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप जान रहे हो तो e की पावर -x का जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल डीके शो करेगा। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा r का वैल्यू घटता जाएगा। और जब ये आपका r रेडियस बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये कैपिटल R टेंड्स टू 0 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब आपका R बराबर इनफाइनाइट पर जाकर ये ग्राफ लगभग लगभग 0 हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हुआ? ये ग्राफ है 1s का। तो 1s का जो ग्राफ है कैपिटल R का, है ना, उसमें न्यूक्लियस के पास मैक्सिमा होगा और जैसे जैसे दूर जाओगे प्रोबेबिलिटी घटेगी। अच्छा, जब आप 2s की बात करते हो, जरा समझने की कोशिश करना तुम लोग, इस ग्राफ को जरा माइन्यूटली ऑब्जर्व करो। इसमें z और a0 सब कांस्टेंट है। जरा इमेजिन करो और बताओ जब ये बराबर 0 रखा जाएगा तो उसमें r की दो वैल्यूज आएंगी, r बराबर इनफाइनाइट आएगा। भाई इसको जब बराबर 0 रखोगे तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0 कब हो? अरे मैं इस इक्वेशन का रूट्स निकालने की बात कर रहा हूं। इसको बराबर अगर 0 रखा जाए तो कब कब 0 आएगा? जब ये 0 हो। और ये 0 कब होगा? जब r बराबर क्या हो? इनफाइनाइट हो। और ये वाला टर्म 0 हो तब भी हो जाएगा। और ये 0 कब होगा? जरा सोच के बताओ कितना आएगा? मुझे लगता है शायद a0/z आएगा। दिखाता हूं मैं सॉल्व करके। भाई e की पावर -x या e के पावर -r, जैसे ये कहां से आ रही हैं ये दो चीजें? जब एक तो e की पावर -zr/2a0 बराबर 0 हो, और ये 0 तब होगा जब तुम्हारा r बराबर इनफाइनाइट हो। और दूसरा 2 - 2zr
बाई 2a0 बराबर 0 हो, और ये 0 तब होगा जब तुम्हारा r बराबर क्या आए, 2a0 बाई z आए, 2a0 बाई z आए। समझ आया कि नहीं? अच्छा, r बराबर इनफाइनाइट को हम नोडल प्लेन नहीं कहते हैं, हम इसको बोलते हैं नोडल पॉइंट, और ये जो है ये कहलाता है नोडल प्लेन। जरा समझने की कोशिश करो। किसी भी ऑर्बिटल के लिए न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, किसी भी एटम के लिए न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, और इन्फिनिटी पर नहीं रह सकता। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो फाइनाइट डिस्टेंस पर ही होगा ना। क्या समझ रहे हो ना? तुम्हें याद हो तो हमने वही क्वेश्चन जब निकाला था तो उसकी कंडीशंस भी हमने लिखी थी, तो कहा था कि साई की वो वैल्यू सही है जो सिंगल फाइनाइट है, कंटिन्यूअस है। आपका साई का वैल्यू इनफाइनाइट तक नहीं जा सकता और न्यूक्लियस में नहीं हो सकता। अब आर बराबर 0 और आर बराबर इनफाइनाइट नोडल प्लेन नहीं है। नोडल प्लेन कौन? जो इनके बीच में हैं, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0। तो यहां पर जो आपका जो ये वेव फंक्शन है ये 0 कब कब हो रहा है? एक आर बराबर इनफाइनाइट पर हो रहा है और एक आर बराबर 2a0 बाई जेड पर हो रहा है। तो इसमें जो नोडल प्लेन है वो कौन है? आर बराबर 2a0 बाई जेड। मतलब जब तुम इस बार ग्राफ ड्रॉ करोगे 2s का, तो देखो ये 1s का ग्राफ था, शुरुआत वहीं से होगी, ये 1s का ग्राफ आया, फिर यहां पर r बराबर 2a0 बाई जेड पर क्या मिला? नोडल प्लेन, और प्रोबेबिलिटी घटते घटते वहां लगभग 0 हो गई। अब आप किस ऑर्बिटल की तरफ जा रहे हैं? 2s के तरफ। तो अभी मैंने क्या बताया था कि 1s में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, दूर जाने पर घटती जाएगी, फिर आप 2s के पास जाते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी फिर से बढ़ने लगेगी। तो वही हो रहा है। अच्छा, ये मत समझना कि ये घटने लगी है, अरे वो नेगेटिव डायरेक्शन में आप मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं। ये भी मैक्सिमा है और ये भी मैक्सिमा ही है, बस वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये तुम्हारा ग्राफ किसका हुआ? 2s का। अच्छा, तो सोचो, अगर ये पैटर्न तुमको समझ आया तो सोच के बताओ, अगर ऐसे ही मैं 3s का ग्राफ ड्रॉ करूं, R3s, देखिए अगर तुमको समझ आ गया तो। अगर मैं R3s का ग्राफ ड्रॉ करूं तो बताओ कैसे ड्रॉ किया जाएगा? सबसे पहले ये ऊपर से शुरू होगा, फिर एक जगह आके क्रॉस करेगा, फिर फिर ऊपर जाएगा ऐसे। अच्छा ये बताओ 1s के लिए नोडल प्लेन कितना? 1s के लिए नोडल प्लेन कितना? 0, क्योंकि 1s तो शुरुआत ही हुई ना वहां से। समझ आया? नोडल प्लेन ऐसे समझो ना, ये 1s, फिर ये 2s, तो 1s और 2s के बीच एक नोडल प्लेन आएगा, 2s और के बीच आएगा। तो 1s का नोडल प्लेन कितना? 0। 2s का कितना? 1, बीच में एक आ चुका है। 3s का कितना? 2, क्योंकि 2 आ चुके हैं। समझ आया कि नहीं? तो 1s का कोई नोडल प्लेन नहीं है, 2s का एक, क्योंकि 1s से घटते घटते 0 और फिर मैक्सिमा। तो 3s के लिए नोडल प्लेन कितना? 2। 4s के लिए 3। और ये कौन से नोडल प्लेन है? रेडियल या एंगुलर, दो तरह के नोड होते हैं, डिस्टेंस के अलोंग है कि एंगल के अलोंग है? डिस्टेंस के अलोंग है। तो इन नोडल प्लेन को क्या बोला जाता है? रेडियल नोड, डिस्टेंस के अलोंग नोड आ रहा है। सुनते रहे, अभी फिर से मैं दोबारा समझाना चाहूंगा। मैं ये कह रहा था आपसे कि जो आपका s ऑर्बिटल है, उस s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी या वेव फंक्शन एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। दोबारा से बोल रहा हूं, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पर। और जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मैंने क्या समझाया आपको कि मान लो ये तुम्हारा नाभिक है, ये 1s है जो न्यूक्लियस की विसिनिटी में है, इसके बाद ये क्या है मान लो 2s है, इसके बाद मान लो ये 3s है। तो तुम ऐसे, मैं वही समझा रहा हूं तुमको कि ये हो गया मान लो 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 3s। तो along द डिस्टेंस, along द रेडियस वेक्टर, 1s का नोडल प्लेन 0, 2s का नोडल प्लेन 1, क्योंकि ये बीच में एक नोडल प्लेन आ गया, 3s का नोडल प्लेन 2, 4s का नोडल प्लेन 3। समझ आ रहा है? और वो तुम मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हो कि इसका जो ग्राफ है ये 0 तब है जब r बराबर इनफाइनाइट है,
अभी मैंने कहा कि आर बराबर इनफाइनाइट को हम नोडल प्लेन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? नोडल पॉइंट कहेंगे। इसमें आर बराबर 0 रखने पर 2 पॉइंट आए, एक नोडल पॉइंट आया और एक नोडल प्लेन आया। और ऐसे अगर 3s का ग्राफ लें और इसको बराबर 0 कर दें तो फिर से वही 3 रूट आएंगे, एक आर बराबर इनफाइनाइट आएगा और आर की 2 वैल्यूज और आएंगी। ये जो 2 वैल्यूज आएंगी ये क्या कहलाएंगी? नोडल प्लेन। और ये जो इनफाइनाइट आएगा क्या कहलाएगा? नोडल पॉइंट। समझ तो आया अभी तक? ये किसका ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं? रेडियस के अलोंग, डिस्टेंस के अलोंग साई का ग्राफ। और चूंकि एस ऑर्बिटल के लिए साई सिर्फ रेडियल फंक्शन है, क्योंकि एंगुलर फंक्शन कांस्टेंट है, तो ये जो ग्राफ हैं वो चाहे कह लो कैपिटल आर के हैं या कह लो किसके हैं? साई के। चाहे कहो साई 1s है, चाहे कहो R1s। ये साई 2s, ये साई 3s। तो मुझे बताओ तुम साई 4s, साई 5s सबका ड्रॉ कर लोगे कि नहीं? 1s में न्यूक्लियस की विसिनिटी में मैक्सिमा फिर घटता गया, 2s में विसिनिटी में मैक्सिमा घटता गया, क्रॉस किया फिर वापस आया। जहां क्रॉस किया वो क्या था? नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन। 3s में तो 1s में आया, क्रॉस किया तो 2s, फिर क्रॉस किया तो 3s। कितने नोडल प्लेन आए? 2 आए। चलो यहां तक लिखो जरा बुकलेट पर। चलिए देखिए, यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं था। ये तो आई थिंक आपके पास लिखा होगा, ऐसे चाहो तो लिख सकते हो। तो वेव फंक्शन साई जो है हमारा, वो डिपेंड करता है रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट पर, ये मैंने बताया। रेडियल पार्ट आर से लिखा जाता है जो एन और एल पर डिपेंड करता है, और एंगुलर पार्ट थीटा और फाई पर। थीटा डिपेंड करता है एल एम पर और फाई डिपेंड करता है एम पे। थीटा और फाई को कंबाइंड नेम देते हैं एंगुलर डिपेंडेंस, और आर है तुम्हारा रेडियल डिपेंडेंस। हो गया? ये सब तो लिखा है ना बुकलेट में। इसके बाद हम एस टाइप में गए। इसमें मैंने कहा कि चूंकि सिमेट्रिकल होता है तो एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसका जो एंगुलर डिपेंडेंस है ये कांस्टेंट रहता है हमेशा। सर रेडियल पार्ट बदलता है। तो साई n00 मतलब एस ऑर्बिटल। भाई अगर एन एस की बात करो, एन एस, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल l, m0, तो वही n00 लिखा है। इसका एंगुलर पार्ट कांस्टेंट है और रेडियल पार्ट जो भी वहां पर है। तो इसलिए हमने कहा कि अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो चाहे आर का ग्राफ प्लॉट करो रेडियस के साथ या साई का, दोनों सेम आएगा, क्योंकि इसमें एंगुलर डिपेंडेंस। और फिर हमने इनकी मदद से ये समझने की कोशिश की। पहले वाले रेडियल फंक्शन को बराबर अगर 0 कर दिया जाए तो आर बराबर इनफाइनाइट पर एक रूट आएगा, और वो नोडल पॉइंट है, नोडल प्लेन में फर्स्ट वाला। तो कैपिटल आर का जो ग्राफ है, कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर है आपका रेडियल पार्ट, वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट। एंगुलर पार्ट यहां होता ही नहीं है, एंगुलर पार्ट कांस्टेंट है। तो चाहे रेडियल पार्ट लिखो या पूरा का पूरा साई लिखो, एक ही बात। इसलिए मैंने कहा ग्राफ चाहे आर का कहो, रेडियल पार्ट का सिर्फ, या पूरा साई लिखो, क्योंकि एंगुलर पार्ट कांस्टेंट, वो वेरी नहीं कर रहा है। तो पहला इक्वेशन 0 करने पर एक नोडल पॉइंट आया, दूसरा 0 करने पर एक नोडल पॉइंट आया और एक नोडल प्लेन आया। नोडल प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मिनिमाइज्ड। समझ तो गए हो ना? हाँ बोलो। हम्म। हम जो ये ड्रॉ कर रहे हैं वो किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इनफैक्ट ऑर्बिटल का।
हम ये जो ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो किसका ड्रॉ कर रहे हैं, N00। और जब तुम तीनों चीजों बता दोगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, शेल की, सबशेल की ऑर्बिटल की? ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तुमने एल भी बता दिया, एल भी बता दिया, एम भी बता दिया। एन से मिला शेल, एल से मिला सबशेल, एम से मिला सबशेल। तो ये जो ड्रॉ हो रहा है वो जानते हो क्या ड्रॉ हो रहा है? ये ड्रॉ हो रहा है 1s ऑर्बिटल का, ये 2s ऑर्बिटल का, और ये 3s। तो हम ऑर्बिटल का ड्रॉ करें, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूक्लियस के पास में सबसे छोटा तो वही है। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा कि 1s का रेडियल नोड 0, 2s का 1, 3s का 2 एंड सो ऑन। लिख लिया ये सब? अच्छा, एक बात बताना चाहूंगा, खैर इसमें ये पॉइंट लिखा है, नोट में देखो कि द पॉइंट वेयर द फंक्शन हैज जीरो वैल्यू इज नोन एज नोडल पॉइंट। इन जनरल द नंबर ऑफ नोडल पॉइंट्स इन द रेडियल फंक्शन आर इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। मैं तुमको बताना चाहूंगा कि हमारे जो नोडल प्लेन है ना, नोडल प्लेन, ध्यान रखिएगा, नोडल पॉइंट नहीं है, ये क्या है, नोडल प्लेन है। इनका करेक्ट नेम है नोडल प्लेन, ठीक है, हाँ, ये नोडल प्लेन है। अच्छा, नोडल प्लेन जो है, मैं ये कह रहा था, नोडल प्लेन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक जिनको बोला जाता है रेडियल नोड, ओके, और दूसरे जिनको बोला जाता है एंगुलर नोड। रेडियल नोड और एंगुलर नोड, अंतर क्या है? रेडियल नोड का मतलब ये होता है कि आपका ये नाभिक है, डिस्टेंस के अलोंग अलग अलग प्लेसेस जो मिले वो कहलाते हैं रेडियल। इन रेडियल नोड्स का एक और नाम है स्फेरिकल नोड। क्यों इनको स्फेरिकल नोड कहते हैं? स्फेरिकल नोड इसलिए कहते हैं कि अलग अलग डिस्टेंस पर जो ये मिलेंगे वो कैसे शेप में होंगे, स्फेरिकल, इसलिए उनको रेडियल नोड भी कहते हैं और एंगुलर नोड भी कहते हैं। सॉरी, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड कहते हैं। और एंगुलर नोड क्या होता है? एंगुलर नोड का मतलब होता है एक ही डिस्टेंस पर अलग अलग एंगल पर जो मिल सकते हैं, उनको कहते हैं एंगुलर नोड। एंगुलर नोड की संख्या स्मॉल एल के बराबर होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और रेडियल नोड का नंबर सुनते रहो में लिखना, n माइनस एल माइनस वन के बराबर होता है। और जो टोटल नोड होते हैं इनको जोड़ दो तो n माइनस वन के बराबर। तुम्हारे एस ऑर्बिटल में कोई एंगुलर नोड नहीं होता है। एस ऑर्बिटल में कहीं कोई एंगुलर नोड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो एस ऑर्बिटल होता है, अभी मैंने क्या बताया कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ऐसे ये है। तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर किसी कोई ऐसी जगह मिलेगी क्या इसके चारों तरफ जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो है? नहीं, अलग अलग डिस्टेंस पर मिलेगा। जैसे हो आप 2s में जाओगे ना तो उसके बीच में नोडल प्लेन मिलेगा, लेकिन 1s में ही अलग अलग एंगल पर कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। नोडल प्लेन तुम ऐसे समझ सकते हो, एक ऐसा प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। चूंकि एस ऑर्बिटल कैसा है, स्फेरिकल, तो क्या कोई प्लेन मिल सकता है क्या कट करने पर जहां कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो? नहीं, क्योंकि उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। हाँ, पी ऑर्बिटल में मिल सकता है। अगर तुम ध्यान दो, जैसे पी ऑर्बिटल में, जैसे पी ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ना तुमको आ, यहां समझाने की कोशिश करता हूं, देखो जरा, तो थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे ये देखो, जैसे मान लो ये एक पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं, एक लोब मान लो ऊपर है और एक लोब, तो फिर ये वाला जो प्लेन होगा यहां पर, 1 मिनट,
जैसे ये एक लोब ऊपर है, एक लोब नीचे है, तो ये वाला जो प्लेन होगा ये नोडल प्लेन होगा, क्योंकि इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे। इसका परपेंडिकुलर प्लेन समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो ये जेड एक्सिस है और ये पीजेड की बात हो रही है, तो पीजेड के दो लोब होंगे जेड एक्सिस के लॉन्ग, एक ऊपर के डायरेक्शन में, एक नीचे के डायरेक्शन में। तो जो ये परपेंडिकुलर प्लेन होगा, कौन सा प्लेन? एक्स वाई, क्योंकि जो आपके लोब है वो किसके लॉन्ग है? जेड, तो वो क्या कहलाएगा? नोडल प्लेन। कौन सा? एंगुलर, एंगल पर, किसी पर्टिकुलर एंगल पर। कितने एंगल पर? 90 डिग्री। जेड एक्सिस में लोब है, तो उन लोब के कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पर, तो वो एंगुलर नोड। एस ऑर्बिटल में कोई एंगुलर नोड नहीं होता है। क्यों एंगुलर नोड नहीं होता है? क्योंकि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, तो कोई भी प्लेन एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, सब में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसलिए तुम्हारे एस ऑर्बिटल में एंगुलर नोड 0 होता है। इनफैक्ट अगर तुम देखो तो तुम्हारा 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, सोच के बताओ 1s में रेडियल नोड कितना होगा? रेडियल नोड मतलब डिस्टेंस के अलोंग, रेडियल नोड 1s का कितना होगा? 0 होगा। 2s का कितना होगा? 1, क्योंकि उससे पहले एक आ चुका है। 3s का, 2 4s का, 3 5s का, 4। इनफैक्ट इस फार्मूले से भी आ जाएगा भाई। एस ऑर्बिटल के लिए एल बराबर क्या होता है? 0। एस ऑर्बिटल के लिए एल बराबर क्या होता है? 0। यहाँ 0 रखो तो क्या बचा? n-1। अब n बराबर 5 रखोगे तो 5 - 1 4। और एंगुलर नोड 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, सबके लिए कितना? वैसे भी एंगुलर नोड किसके बराबर है? एल। और एस ऑर्बिटल के लिए एल कितना है? उम्मीद है समझ आ गई होगी बात। नोड दो प्रकार के हैं, रेडियल और एंगुलर। रेडियल नोड मतलब जो एक पर्टिकुलर एंगल पर अलग अलग दूरी पर, और उनका दूसरा नाम क्या है? स्फेरिकल नोड, क्योंकि इनका जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा। उनकी संख्या ये है। एंगुलर नोड ये है। एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड 0, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है तीनों कोऑर्डिनेट्स में। और रेडियल नोड का नंबर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 1s से शुरू हुआ है तो उसका कोई रेडियल नोड नहीं है। 2s का 1 है, 3s का 2 है। समझ आया? लिख लो, ये बुकलेट पे नोट करिए। चलिए, तो एस ऑर्बिटल में एंगुलर नोड 0 आ गए, क्योंकि एस ऑर्बिटल हर डायरेक्शन में, तो ना तो एक्स वाई प्लेन, ना वाई जेड प्लेन, ना एक्स जेड प्लेन, कोई ऐसा प्लेन नहीं मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन ना हो। हर डायरेक्शन में स्फेरिकल शेप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट। हो गया। अच्छा, ये जो हम लोगों ने पढ़ा ग्राफ, अगर अच्छा तुम्हें एक समझ आ जाएगा ना, जैसे एस का, तो सब क्लियर हो जाएगा। पी भी वैसे ही उसी पैटर्न पर आ जाएगा और डी भी आ जाएगा। सबसे ज्यादा हमें समय इसी में लग रहा है, एस ऑर्बिटल समझने में। जैसे मैंने इसमें कहा कि तुमने जो ये ग्राफ प्लॉट किए हैं किसके हैं? आर या साई के? हाँ, एस ऑर्बिटल के हैं। किसके लिए? आर या साई के। लेकिन तुम्हें ध्यान होगा जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम साई नहीं कहते हैं, साई स्क्वायर कहते हैं। ये वेरिएशन है रेडियल फंक्शन का। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का। तो एक ग्राफ होता है आर और डिस्टेंस का, एक ग्राफ होगा आर स्क्वायर का। तो तुम्हें नहीं लगता अब तुम खुद ही कर लोगे? अगर ये ग्राफ दिए हैं और तुमको आर स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या होगा? जो पोर्शन ग्राफ का नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में है वो ऊपर आ जाए। देखो समझाता हूं। देखो, प्लॉट ऑफ आर स्क्वायर, समझ रहे हो? तो जब आर स्क्वायर तुमने किया तो क्या कोई फर्क 1s पर पड़ा? नहीं, अभी भी वैसे ही है। क्या इस पर पड़ा? हाँ, 2s पे। क्या हुआ? जो पार्ट नीचे था वो ऊपर आ गया। तो बताओ, ऐसे ही अगर मैं आर 3s स्क्वायर
को प्लॉट करूं आर के साथ तो समझ रहे हो कैसे आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर एक और आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये टच क्यों नहीं करा रहे हैं आप एक्सेस को, अरे भाई यहां पर क्या रखा है, नाभिक है, और क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहेगा? नहीं ना, तो उसकी विसिनिटी से मैक्सिमा शुरू किया जा रहा है। देखो है आपकी बुकलेट में, ये 3s भी ड्रॉ कर लीजिएगा। अच्छा, इनमें भी उतने ही नोड होंगे, जैसे यहाँ रेडियल नोड 1s का 0 है, 2s का रेडियल नोड 1 है, तो नंबर ऑफ नोड्स नहीं बदलेंगे, नोडल प्लेन्स उतनी रहेंगे। तो बस अंतर ये हुआ है कि जो पोर्शन ग्राफ का यहाँ 2s में नेगेटिव डायरेक्शन में था, एक्चुअल में नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है वो, एक्चुअल में मैंने कहा था ये भी मैक्सिमा है, वो भी मैक्सिमा है, बस अंतर है कि वो जब इलेक्ट्रॉन वेव मूव करेगी भाई, है ना, तो वो आपकी मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इसीलिए तो हमने उसको स्क्वायर कर लिया प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला। अच्छा, अब एक और चीज, एक बात आप यहां पर देखेंगे कि फॉर बोथ 1s एंड 2s इवन 3s भी probability has a maximum value at r equal to 0, that is on the nucleus. For 2s orbital, one more maximum in the probability plot is observed. कैसे? ये अगर आप ध्यान दें तो मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, तो अगर ये 1s का ग्राफ है, लेट से, मतलब ये डॉट पॉपुलेशन डायग्राम जिसको बोला जाता है, अगर ये 1s का है तो मतलब इस नाभिक के, है ना, चारों तरफ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमा है। जब तुम 2s की बात करोगे तो क्या होगा, पहले ये 1s के आसपास प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज होगी, फिर कहां मैक्सिमाइज होगी, 2s के आसपास, तो बीच में आप देख रहे होगे कि यहां पर जो डेंसिटी आ रही है थोड़ी सी वो कम है, और यही किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ, तो ये आई थिंक ग्राफ आप, ये आई थिंक समझ रहे होगे आप इसका मतलब, इसको कहते हैं डॉट पॉपुलेशन डायग्राम, मतलब डॉट्स से दिखाया गया कि यहाँ डॉट डेंस हैं, दूर जा रहे हैं तो थोड़ा जो है रेयर हो जा रहा है, फिर और आगे जा रहे हैं तो फिर से डेंस आ रहा है, इसका मतलब बीच में क्या रहा है, एक नोडल प्लेन। ठीक है, अच्छा, अभी एक ग्राफ और बचा, तीन ग्राफ समझाने हैं। पहला ग्राफ किसका हमने ड्रॉ किया है, साई, हाँ आर को चाहे साई को, दिस वर्सेस आर। दूसरा प्लॉट क्या है, साई स्क्वायर वर्सेस आर, और एक तीसरा ग्राफ और होता है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस डिस्टेंस। साई क्या है, वेव फंक्शन का वेरिएशन विद डिस्टेंस, साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी का वेरिएशन विद डिस्टेंस। जरा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, स्क्वायर है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, डेफिनेशन हमारा ये था, मतलब साई स्क्वायर जो है तुमको क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब अब 1 मिलीलीटर बोलना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन ऐसे समझ सकते हो कि पर एमएल, न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो वॉल्यूम है उसका पर एमएल, एमएल अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो गई एटम के लिए, इसलिए बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन समझने के लिए इमेजिन कर लो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का स्पेस मान लो 50 ml है, तो उसके 1 ml में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, वो क्या है, साई स्क्वायर। वो समझ आया कि नहीं? तो सोच के बताओ मेरे क्वेश्चन का जवाब, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम न्यूक्लियस के पास ज्यादा होगी या न्यूक्लियस से दूर ज्यादा होगी? प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा होगी मिलने की, न्यूक्लियस के पास या न्यूक्लियस से दूर? ऑब्वियसली न्यूक्लियस के पास ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास तो रहना पसंद करेगा। क्या समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कंफ्यूज नहीं होना, टर्म से कंफ्यूज नहीं होना। पहला टर्म क्या है, साई, वेव फंक्शन, मतलब उसके मूवमेंट का ग्राफ विद डिस्टेंस, साई स्क्वायर का ग्राफ, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम का ग्राफ।
और ये जो ग्राफ है ना 4 पाई r² साई स्क्वायर। एक बात बताओ, तुम्हारी मोमेंटम में मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना? ऑब्वियसली गोल घर में मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन मोमेंटम प्लस गोल घर मिला के प्रोबेबिलिटी शायद मोमेंटम से भी ज्यादा होगी। ये समझ आया कि नहीं? क्योंकि तुमने मोमेंटम प्लस गोल घर कहा तो उसमें मोमेंटम की भी आ गई और गोल घर की भी आ गई। समझ गए कि नहीं? तो अगर तुम टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करोगे, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम घटती जाएगी। ये समझ रहे हो कि नहीं? मतलब तुम्हारे मिलने की प्रोबेबिलिटी मोमेंटम में ज्यादा है, यहां ज्यादा डेंसिटी है तुम्हारे मिलने की, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम जो कवर कर रहे हैं वो बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे टोटल प्रोबेबिलिटी तो बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि उसमें तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी भी कवर्ड है और जो डिस्टेंस आप और ले रहे हैं वहां का भी प्रोबेबिलिटी कवर्ड है। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो जरा एक टर्म समझाता हूं, देखते हैं हम लोग कितना समझेंगे। लिखा है, इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द टोटल अमाउंट ऑफ द क्लाउड विद इन अ स्फेरिकल शेल placed at a distance r and this from the nucleus, we define the radial distribution function। क्या डिफाइन करते हैं? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जरा इमेजिन करो, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से किसी दूरी r पर अगर एक छोटा सा स्फेरिकल शेल कंसीडर किया जाए जिसका थिकनेस जो है वो dr हो, तो बताओ जरा इस स्फेरिकल शेल का, इसको इमेजिन कर पा रहे हो? इस शेल को इमेजिन कर पा रहे हो? मतलब डिस्टेंस r पर एक छोटा सा स्फेरिकल शेल लिया गया, तो बताओ इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कितना होगा? तो सरफेस एरिया 4 पाई r² dr। तो बताओ उसके अंदर की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस इंटू r²। अरे भाई ये बताओ, साई स्क्वायर लिखो चाहे r² लिखो, s ऑर्बिटल के लिए सेम है। I² किसकी प्रोबेबिलिटी है? पर यूनिट वॉल्यूम। तो बताओ टोटल प्रोबेबिलिटी, रेडियल फंक्शन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब वही टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या इसका फार्मूला r² इंटू वॉल्यूम लिखा जाना चाहिए? भाई अगर ये 1 ml में मिलने की प्रोबेबिलिटी है तो 50 ml में मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाइड बाय 50 करोगे, है ना? तो ये वाला जो स्फेरिकल शेल है, अगर इसका ये वॉल्यूम है तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसका वॉल्यूम इनटू प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। और अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं r से लेकर r प्लस dr तक और सॉल्व कर डालूं तो क्या मिल जाएगा? इसका इंटीग्रेशन करके कहां से कहां तक? r दूरी से लेकर किस दूरी तक? r प्लस dr तक। तो इसे पूरे थिक नेट प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा मैथमेटिकली। ठीक है, तो एक ग्राफ हमें, या एक बार और बोल देता हूं अगर कंफ्यूजन हुआ हो कुछ भी इसमें, जैसे एक प्रोबेबिलिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ऐसा समझो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ 1 ml में प्रोबेबिलिटी r², तो मैं कहूंगा 10 ml में कितनी है? 10r²। 20 ml में कितनी है? 20r²। तो इस वाले थिकनेस में जिसका सरफेस एरिया, भाई स्फेरिकल शेप का अगर रेडियस r तो सरफेस एरिया 4 पाई r², थिकनेस इमेजिन किया dr, तो उस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या हो गया? 4 पाई r² dr। अगर उसके अंदर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम इंटू टोटल वॉल्यूम। और इंटीग्रेट तो इसलिए किया क्योंकि वेरिएशन दिख रहा है ना, dr, dr बदल सकता है, तो r से r प्लस dr, ये हमने सॉल्व किया। तो ये हमको क्या बता रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या रेडियल फंक्शन, मतलब उतने हिस्से में प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। और अब अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो देखो ग्राफ का नेचर थोड़ा सा आपको बदलता हुआ नजर आए। अब ग्राफ समझिए, मुख्य बात यह है कि ग्राफ समझ आए। यहां पर क्या लिख रहे हैं? रेडियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल फंक्शन। और ये क्या बताता है? ये हमको बताता है कि डिस्टेंस के साथ नेट प्रोबेबिलिटी कैसे बदलेगी। कैसे आपके माइंड में डालूं, सोचो जरा, देखिए अगर समझ पाओगे बात। r² क्या है? सिर्फ r², प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वाला। अब तो मुझे एक बात बताओ,
जैसे जैसे डिस्टेंस, जैसे मान लो अब न्यूक्लियस से 10 सेंटीमीटर तक का टोटल वॉल्यूम लिया जाए, उसमें प्रोबेबिलिटी निकाली। न्यूक्लियस से 20 सेंटीमीटर तक का टोटल वॉल्यूम लिया जाए, उसमें प्रोबेबिलिटी निकाली जाए। मतलब रेडियल फंक्शन निकाल रहे हैं किसके साथ? तो तुम सोचो और बताओ अगर मेरी बात समझ आई। मैं दोबारा एक बार बोलते हुए बात कहूंगा। आर स्क्वायर बता रहा है प्रोबेबिलिटी यूनिट वॉल्यूम। अब करो न्यूक्लियस से 10 सेंटीमीटर तक का टोटल वॉल्यूम लो, 20 सेंटीमीटर तक का टोटल वॉल्यूम लो, तो तुम्हें नहीं लगता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे नेट प्रोबेबिलिटी, समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि तुम क्या बढ़ा रहे हो? वॉल्यूम। इसीलिए इसका जो ग्राफ है उसमें आप देखें जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं ये मैक्सिमा की तरफ जा रहा है। लेकिन यहां शुरुआत कहां से हो रही है? क्यों? जबकि हमने अभी जो प्लॉट लिखा 1s और 2s और 3s, इन सब का जो प्लॉट हमने यहां देखा उसकी शुरुआत कहां से हो रही थी? मैक्सिमा से। जैसे आर का ग्राफ आर का डिस्टेंस के साथ मैक्सिमा, आर स्क्वायर का ग्राफ डिस्टेंस के साथ मैक्सिमा, तो ये ग्राफ मिनिमा क्यों आ रहा है? कोई बताना चाहो? मतलब ये ग्राफ जीरो से क्यों शुरू हो रहा है? मैथमेटिकली भी समझा जा सकता है और कॉन्सेप्चुअली भी समझा जा सकता है। पहली बात जो इन्होंने बताई वो मैथमेटिकल, कि अगर तुम आर स्क्वायर के इसके इसके अंदर अगर तुम 4 पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो और बराबर इसको जब जीरो रखोगे तो दो रूट आएंगे। कौन कौन से? एक आर बराबर इनफाइनाइट और एक आर बराबर जीरो। समझ पा रहे हो कि नहीं? जब इस फंक्शन को 4 पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे और उस फंक्शन को बराबर जीरो रखोगे तो वो जीरो पर दो रूट आएगा। एक तो इसके करस्पॉन्डिंग आर बराबर इनफाइनाइट पर ये जीरो होगा और आर बराबर जीरो पर भी जीरो होगा। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो तो ये समझो कि इसको मैंने 4 पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आर बराबर जीरो रखने पर भी तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो मैथमेटिकली समझोगे तो ये है कि शुरुआत हुई इसलिए मिनिमा से, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअली अगर समझोगे तो ये नो डाउट इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के आसपास बहुत ज्यादा है, लेकिन नेट प्रोबेबिलिटी तो वॉल्यूम के साथ बढ़ेगी। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा वो तो बहुत कम होगा, इसलिए वहां की प्रोबेबिलिटी बहुत, नेट प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। और वॉल्यूम के साथ सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो न्यूक्लियस के पास मैक्सिमा होगा। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात करोगे, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करोगे, तो न्यूक्लियस के पास बहुत कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास जो वॉल्यूम है उसके आसपास वो बहुत कम है, इसलिए मिनिमा से शुरू हो। अगर समझ आ गया हो, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल है और बड़े अच्छे क्वेश्चन एडवांस में बनते हैं। तो बस बाकी तो ठीक है, अगर ये लाइन मेरी समझ आ गई तो बाकी ग्राफ में कोई अंतर नहीं है। तुम देखो, अरे वहां भी 1s का कोई नोडल प्लेन नहीं था, यहां भी नहीं। और ये एक नोडल प्लेन आया किसमें? 2s में। 3s में जाओगे तो एक और आएगा। अच्छा, एक बात और आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, एक बात आप और ऑब्जर्व कर रहे होगे क्या? कि यहाँ पर जो मैक्सिमा की हाइट है 1s के लिए छोटी है और 2s के लिए ज्यादा है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी नेट वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी भी। और बीच में मिनिमा क्यों आया तो समझ ही रहे हो, क्योंकि बीच में नोडल प्लेन आएगा तो वहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। समझ आया कि नहीं? तो क्या तीनों को फाइनली मैं एक साथ प्लॉट करने की कोशिश करूं? देखो जरा, अगर इसका रिजल्ट निकाला जाए फाइनली, सुनिएगा। देखिए आप कितना समझ पाए। ये एस ऑर्बिटल के लिए मैं प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। ये है आपका साई वर्सेस आर, ये है साई स्क्वायर वर्सेस आर, और ये है 4 पाई r स्क्वायर और साई स्क्वायर वर्सेस आर। ठीक, ये 1s का, हम्म, ये 2s का, ये 3s का,
और ये 4s का। बताओ क्लियर है कि नहीं? किसमें नोडल प्लेन? किसमें? 3। ठीक। अच्छा, अब साई स्क्वायर। बताओ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? अच्छा, ये देखो, यहां शुरुआत कहां से हो रही है? मिनिमा से। नोडल प्लेन कोई नहीं, हाइट बढ़ेगा। क्लियर हुआ? उतनी देर से जो मैं समझा रहा हूं सिर्फ इसके लिए कि ये समझ आ जाए बस। एडवांस में इस पर क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है कि बिना समझाए फिर लगेगा रट रहे हैं। अभी थोड़ा कम से कम एक बेसिक आइडिया हो रहा है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। साई न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, आगे घटेगा। 1s वाला मिनिमाइज होगा, फिर 2s के लिए बढ़ेगा, फिर मिनिमाइज होगा, 3s के लिए बढ़ेगा, फिर मिनिमाइज होगा, 4s के लिए बढ़ेगा। साई स्क्वायर में नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ गया। यहाँ मिनिमा से शुरू हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस की विसिनिटी में नेट वॉल्यूम बहुत कम है, तो नेट प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल नेट प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। 2s के लिए और ज्यादा हो जाएगा, 3s के लिए ग्राफ और ऊपर, 4s के लिए और ऊपर। ठीक है, इसको लिखो। देखो कहीं तो जगह होगी आपके पास। जब आप 1s के बाद 2s पर जाते हैं, तो 2s का ग्राफ जो है वो शुरुआत तो हमेशा 1s से ही रहेगी ना। जब 3s का ड्रॉ करोगे तो 3s से पहले 2s और 1s ड्रॉ करोगे, तो हमेशा ग्राफ की शुरुआत 1s से रहेगी। जैसे जैसे 1s से 2s से 3s जा रहे हैं, आखिरी वाले ग्राफ में मैक्सिमा की हाइट बढ़ती जा रही है, और मैक्सिमा की हाइट ऑब्वियसली इसलिए बढ़ रही है क्योंकि टोटल वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। होपफुली क्लियर है। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन देखो यहाँ छोटा सा दिया हुआ है कि शो दैट इन हाइड्रोजन लाइक आयन द रेडियस एट विच देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज दिस, जहां के जेड एटॉमिक नंबर और ए नॉट बोर रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का। मतलब तुमको प्रूव करने को बोला जा रहा है कि ये प्रूव करो कि हाइड्रोजन लाइक एटम या आयन के लिए 1s में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर मैक्सिमम होती है? ए नॉट बाई जेड पर। तो कैसे प्रूव करें? तो इस क्वेश्चन में आपको हमेशा ये दिया रहेगा, मतलब उसका एक्सप्रेशन। अरे यार एक्सप्रेशन तो हम नहीं रटेंगे ना,
तो ये क्वेश्चन में ऐसा समझो कि ये यहाँ गिवन है। और एक बहुत छोटी सी बात यार, मैथमेटिक्स की मैक्सिमम मिनिमा, मैथमेटिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे कि किसी भी ग्राफ का अगर मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो इसका जो एक्सप्रेशन है के बराबर। तो अगर ये इसका एक्सप्रेशन मान लो दिया है और हमको प्रूव करना है कि मैक्सिमा कहाँ है, तो इसको डिफरेंशिएट करें और बराबर क्या रख दें और इसको सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पर 3 रूट आए, R0, R A नॉट बाई जेड, R इनफाइनाइट। तुमको पता है कि R0 और R इनफाइनाइट को हम नोडल प्लेन नहीं कहते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियस के अंदर और एक इन्फिनिटी पर, इनको नोडल प्लेन नहीं कहते हैं, नोडल पॉइंट कहते हैं। तो नोडल प्लेन कहाँ मिल रहा है सिर्फ, समझ आया? तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, वो हो सकता है डिफरेंशिएशन जो यहाँ किया गया है उतना लेवल का भी आपने नहीं पढ़ा है, तो आप आगे जब पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। मतलब तरीका मैंने बता दिया कि आप डिफरेंशिएट करके बराबर जीरो करो। ठीक है, अच्छा अब आते हैं पी पर। पी में पॉइंट ये है, पी में पॉइंट ये है कि पी का एंगुलर पार्ट भी है। जैसे यहां पर आप देखो तो कॉस फाई साइन थीटा, कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई, इसके अंदर अब 2 पार्ट आ रहे हैं, रेडियल पार्ट भी आ रहा है और एंगुलर पार्ट भी आ रहा है। पीजेड वाले में एंगुलर पार्ट कॉस फाई, याद रखोगे तो अच्छा है। पीजेड में कॉस फाई है, पीएक्स में साइन थीटा साइन फाई, और पी वाई में साइन थीटा कॉस फाई, और यहाँ पी वाई में साइन थीटा साइन फाई। अगर से 2p की बात करें, दिस इज ओनली फॉर 2p, फिर इसके बाद ये 3p है। अब ये मत सोचना कि 3p में थीटा वाला पार्ट नहीं है, एक्चुअली सर रेडियल पार्ट लिखा है, थीटा पार्ट लिखा नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत हैवी हो जाए, अगर हर एक लिखना होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको इतना ये समझना नहीं है, ना एक्सप्रेशन रटने हैं। बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर इनका ग्राफ भी प्लॉट किया जाए, सिर्फ रेडियल पार्ट, ओनली रेडियल पार्ट अगर प्लॉट किया जाए, एंगुलर पार्ट की बाद में बात करेंगे, पहले रेडियल पार्ट। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, इन ग्राफ को जरा थोड़ा सा तुम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ये 2p का है, ये भी 2p का है, ये भी 2p का है। अंतर बस क्या है, ये r का है, ये r स्क्वायर का है, और ये 4 पाई r स्क्वायर r स्क्वायर का है। 1 मिनट एक्चुअली सिर्फ इसने 2p का ड्रॉ किया है, मैं चाहूंगा कि थोड़े से मैं और ड्रॉ कर दूं तो आप ना प्लेट कर पाओगे, आप ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ तुम्हारे हैं 2p के लिए, ये मैं ड्रॉ करूंगा 3p के लिए, और ये ड्रॉ करूंगा 4p। फिर जनरलाइज हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा। एक बात अगर तुम लोग ध्यान दो, 1s 2s 3s इन सबका जो ग्राफ होता था आर का, वो कहां से शुरू होता था, मैक्सिमा से। आर स्क्वायर का भी, लेकिन ये वाला वहां भी मिनिमा से था, यहां भी मिनिमा से, लेकिन यहां पर ये दोनों भी मिनिमा से शुरू हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अगर तुम ध्यान दो, तुम एस और पी ऑर्बिटल में जरा डिफरेंस समझने की कोशिश करो। मैं यहां पर दिखा रहा हूं, जैसे न्यूक्लियस के, अच्छा कौन सा ऑर्बिटल छोटा होता है, एस या पी? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में साइज छोटा किसका होता है? एस ऑर्बिटल ना, छोटा सा होता है पी ऑर्बिटल। तो कौन सा ऑर्बिटल छोटा होता है? एस। न्यूक्लियस के चारों तरफ ज्यादा जगह कौन घेरता है, एस या पी? एस। एस छोटा है लेकिन उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पेनिट्रेशन पावर, समझ आया? ऐसे दिखाएं, देखो ये न्यूक्लियस है, एस ऑर्बिटल ना छोटा है लेकिन इसी के चारों तरफ, पी ऑर्बिटल बड़ा है लेकिन पी ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जगह घेरता है वो बहुत कम है। इसलिए पी ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के आसपास प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी, उसके आगे बढ़ने पर होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास उसका जो पार्ट है वो छोटा है, न्यूक्लियस से दूर जाने पर बड़ा है। समझ आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? बाकी सब कुछ वही है। जैसे ये 2p का ग्राफ है विदाउट एनी नोडल प्लेन, अब अगर 3p का ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे हो जाए, अगर 4p का ड्रॉ करेंगे
ये 2p का है, ये 3p का है, ये 4p का है। अगर स्क्वायर करोगे तो भी वही, ये 3p का बस अंतर क्या रहेगा, ये पोर्शन भी ऊपर आ जाएगा। क्या समझ आया? ऐसे सोचो ना, ये जो पोर्शन नीचे है वो पोर्शन भी ऊपर आ गया, इसमें भी। इनफैक्ट थोड़े समय के बाद समझ ही नहीं आएगा कि किसका ग्राफ है। इन दोनों में कोई अंतर नजर आ रहा है? नहीं। यही तो क्वेश्चंस है कि ये बना है, ये किसका है, तो मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे। एक बात आप जरा और ध्यान दो, 1s का नोडल प्लेन कितना था, रेडियल नोड? अगर मैं बात करूं 2p, 3p, 4p, 5p एंड सो ऑन, और मैं बात करूं इनके रेडियल नोड और एंगुलर नोड की, तुम्हें याद हो कि 1s का नोड कितना था, रेडियल नोड 0, क्योंकि 1s से तो शुरुआत है। 2s का कितना था, 1। यहां जानते हो 2p का 0 होगा, क्योंकि यहां शुरुआत कहां से है, 2p से है ना। जैसे वहां शुरुआत है 1s से, तो 1s के पहले कोई नोड नहीं, 2s के लिए 1, 3s के लिए 2, यहां शुरुआत किसके लिए है, इसलिए 2p का कोई नोडल प्लेन नहीं। जब 3 पे जा रहे हैं तो 1, 2, 3 ऐसे चलेगा। और एंगुलर नोड इनमें निश्चित ही है। कैसे? अरे एंगुलर नोड की संख्या किसके बराबर होती है, एल। और पी ऑर्बिटल के लिए एल हमेशा कितना होता है, 1। अब कौन सा वाला नोडल प्लेन है, तो अगर पीजेड की बात करोगे तो उसका नोडल प्लेन कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। अरे भाई जेड के लॉन्ग तो दो लोब हैं ही, तो नोडल प्लेन एक्स वाई प्लेन है। अगर पी वाई के लिए बात करोगे, पी एक्स की बात करोगे, तो इसका नोडल प्लेन कौन होगा, वाई जेड। अगर पी वाई की बात करोगे तो नोडल प्लेन कौन होगा, एक्स जेड। भाई अगर पी एक्स की बात करोगे तो दो लोब एक्स के लॉन्ग, तो नोडल प्लेन ये वाला हुआ, वाई जेड। भाई एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है तो कहां नहीं है, वाई जेड में। वाई एक्सिस के इलेक्ट्रॉन है तो कहां नहीं है, एक्स जेड में। तो सबका एक नोडल प्लेन। पीजेड का कौन सा, पीजेड का नोडल प्लेन एंगुलर कौन सा, एक्स वाई। अरे जहां पर जेड ना है, जहां जेड एक्सिस ना है, तो पीजेड का एक्स वाई, पी एक्स का वाई जेड, पी वाई का एक्स जेड। तो क्या बात निकल के आई सामने कि रेडियल नोड तो कैलकुलेशन कर लोगे, 2p जहां से शुरुआत है उसका 0 है, और फिर एक एक करके बढ़ता जाएगा। और अगर एंगुलर नोड की बात करें तो सभी का 1 रहेगा। तो जरा कंप्लीट करो ये, इसमें देखो कौन सा पॉइंट, ये मैंने ये बताया कि जैसे एस ऑर्बिटल का ग्राफ मैक्सिमा से शुरू हुआ, यहाँ मिनिमा से ही शुरू क्यों हुआ, आर का और आर स्क्वायर का। इसका ग्राफ तो सभी में मिनिमा से, लेकिन एस ऑर्बिटल में ये मैक्सिमा से थे, मिनिमा से ये क्यों है, क्योंकि एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस की विसिनिटी में ही सारा इलेक्ट्रॉन है, और पी ऑर्बिटल में न्यूक्लियस की विसिनिटी में नहीं है, मिनिम बहुत कम है, न्यूक्लियस से दूर जाने पर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वो। तो पी ऑर्बिटल बड़ा जरूर है, लेकिन उसका हिस्सा जो न्यूक्लियस के चारों तरफ है वो बहुत कम है, इसलिए शुरुआत मिनिमा से। तो दो तरह के नोडल प्लेन यहां भी हैं, एंगुलर और रेडियल। एंगुलर हमेशा एक है, जैसा कि बात हुई हमारी अभी, और रेडियल डिपेंड करेगा कौन सा पी ऑर्बिटल है। और एक बात बताएं, आ, जो शेप पी ऑर्बिटल के लिए ग्राफ का है ना, वही एग्जैक्टली डी ऑर्बिटल का होगा। क्यों?
क्योंकि एस ऑर्बिटल में ये वाला और ये वाला ग्राफ मैक्सिमा से शुरू हुआ था, यहाँ मिनिमा से। डी ऑर्बिटल में भी कहां से शुरू होगा? मिनिमा से, क्योंकि उसका भी जो शेप है वो न्यूक्लियस से दूर ही पूरा मिलेगा। और इनका ग्राफ का नेचर तो सबके लिए सेम है। हो गया। बाकी ये तो बात हो ही गई कि अगर पीजेड है तो एंगुलर नोड एक्स वाई प्लेन, है ना। ऐसे पी एक्स के लिए वाई जेड और पी वाई के लिए एक्स जेड। अब अगर तुम डी ऑर्बिटल पर चलो, ठीक, मैं जरा डायरेक्टली यहां पर पहले तुम्हारे लिए ग्राफ प्लॉट करता हूं, जरा समझने की कोशिश करना। 3D के लिए, 4D के लिए, क्योंकि डी की शुरुआत 3D से है, एक आर वर्सेस आर का, आर स्क्वायर का, और 4 पाई r स्क्वायर और आर का। ऐसे 4D के लिए और 5D के लिए। क्या आप लोग खुद ड्रॉ करना चाहोगे? ड्रॉ करो, चलो 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 ड्रॉ करो। ये पहला वाला आर और आर का है, दूसरा वाला आर स्क्वायर और आर का है, तीसरा वाला 4 पाई r स्क्वायर, आर स्क्वायर और आर का। चलो ट्राई करो। समझ आ गया होगा ना? कर ही लोगे मुझे लगता है, क्योंकि बिल्कुल पी के जैसा ही होगा ऑब्जर्वेशन। हो गया। तो देखो, 3D की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत तो मिनिमा से होगी, ऐसे आएगा। 4D का ये ग्राफ शायद ऐसे आए, है ना। और 5D की अगर बात करें, बताओ, ठीक है ना। नोडल प्लेन 0, नोडल प्लेन 1, नोडल प्लेन 2, ये वाले में जाओगे तो ऐसे ही तो रहेगा, बस जो पोर्शन नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। ठीक। और मुझे लगता है ये भी वही रहेगा, बस मैक्सिमा की जो हाइट है वो बढ़ती जाए।
परफेक्ट, कोई अंतर नहीं है। जो 3D है वो बेसिकली 2P है, वहां P की शुरुआत 2P से है। तो अगर यहां भी नोडल प्लेन लिखे जाएं और उसके बाद देखा जाए कहां है वो, अगर लिखे जाएं तो लिखो जरा 3D, 4D, 5D एंड सो ऑन। रेडियल नोड और एंगुलर नोड, आप ही लोग लिखो जरा नंबर रेडियल नोड और एंगुलर नोड का। रेडियल नोड और एंगुलर नोड 3D, 4D, 5D। तो रेडियल नोड 3D का कितना होगा? 0, वहां से तो शुरुआत ही हो रही है, फिर 1 2 बढ़ते जाओ। और एंगुलर नोड सबका 2। अब क्वेश्चन है 2 कैसे आएगा, एंगुलर नोड 2 2 कैसे आएगा? हाँ बिल्कुल, अभी यहां से दिख जाएगा। जैसे सबसे पहले यहाँ जो दिखाया गया है वो डीजेड स्क्वायर को दिखाएंगे। तुम लोग इतना डिटेल में तुमको ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, लिखा डिटेल है वो अलग बात है। जैसे डी ऑर्बिटल ऐसा होता है, डीजेड स्क्वायर। डीजेड स्क्वायर के 2 लोब होते हैं जो जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं, और एक डिस्क होता है जो एक्स वाई प्लेन में होता है। और ये आपका जो कोन है ना, कोनिकल शेप, इसका जो एंगल है ये वाला, ये कितना होता है? 54 डिग्री और 44 मिनट, नॉट दिस 44 मिनट्स। ओके, ये इतना होता है। और जो नोडल प्लेन इसके हैं 2, कौन से हैं देखो जरा, ध्यान से देखिएगा। एक नोडल प्लेन इसका जो है ना वो ये वाला प्लेन है, और एक ये वाला है। कैसे? तुम ध्यान दो तो इस सरफेस के इधर और इसके इधर कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, और ऐसे इसमें देखो तो इसके इधर और इधर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो ये 2 नोडल सरफेसेस हैं। क्या है? नोडल। देखो उनके लिए ज्यादा अच्छा टर्म इस्तेमाल किया गया है, नोडल सरफेस। इस सरफेस के इधर और इसके इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं। तो ये डीजेड स्क्वायर का शेप है। तुम कहोगे कि डीजेड स्क्वायर ना स्फेरिक सिमेट्रिकल है अबाउट विच एक्सिस? अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग अगर आप देखो तो सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ 0 है? जेड के अलोंग या एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग? तो कहीं भी 0 नहीं है, क्योंकि जेड में भी लोब है और एक्स वाई में भी डिस्क। तो नोडल प्लेन कहाँ है? ये नोडल सरफेसेस हैं जो जेड एक्सिस से इतने एंगल पर। ओके, अच्छा, ये तो डीजेड स्क्वायर के 2 हो गए। अब अगर मैं बात करूं यहां पर डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स वाई, और लास्ट में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो अगर इन चारों की बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। एक्चुअली यहां पर जिस तरह से दिखाया गया है, हो सकता है थोड़ा सा आपको सही से विजुलाइज होने में परेशानी हो। मैं अपनी तरफ से ड्रॉ, डी एक्स वाई क्या होगा? एक्स और वाई के प्लेन में ये 4 लोब होंगे, क्योंकि डी एक्स वाई क्या होता है? बिटवीन द एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 4 लोब होंगे। तो जरा इसके 2 नोडल प्लेन अगर आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो, तो वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। एक ये प्लेन, समझ रहे हो, परपेंडिकुलर, और दूसरा ये वाला। एक्स वाई प्लेन में क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कहां नहीं प्रेजेंट है? इसमें नहीं प्रेजेंट है और इसमें नहीं प्रेजेंट है। तो डी एक्स वाई के जो नोडल प्लेन है वो कौन कौन से हैं? वाई जेड और एक्स जेड। डी एक्स जेड के नोडल प्लेन कौन से होंगे? एक्स वाई। कौन कौन से होंगे? एक्स वाई होगा, और कौन होगा? वाई जेड होगा। ऐसे डी कौन सा बचा? वाई जेड। इसके नोडल प्लेन कौन से होंगे? एक्स जेड और एक्स वाई। तो इनके नोडल प्लेन ये हैं 2 2। डीजेड स्क्वायर के कितने एंगल पर हो मैंने बताया, 1 मिनट। एक और बचा, कौन सा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें अगर याद होगा तो 4 लोब यहां भी होते हैं, लेकिन इनके जो लोब होते हैं वो कहां होते हैं? अलोंग द एक्सिस। तो इसके 2 नोडल प्लेन कौन से हैं? एक ये और एक भाई, एक ये वाला प्लेन। अब उस प्लेन को मैं कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग नहीं है, एक्सिस के बीच में। इनके लोब एक्सिस के बीच में थे, तो इनके नोडल प्लेन अलोंग द एक्सिस थे।
इनके लोब अलोंग द एक्सिस हैं, तो नोडल प्लेन बिटवीन द एक्सिस आएगा। तो एक ये नोडल प्लेन 45 डिग्री पर और एक ये नोडल प्लेन। समझ आया? तो सबके दो दो नोडल प्लेन कौन से हैं वो केयर करिएगा, ये लिख सकते हो। और बाकी इतना सारा जो ये बना हुआ है ना, कोई जरूरत नहीं है, आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, इतनी आवश्यकता आपको नहीं। एक तो ये डी जेड स्क्वायर के लिए मैंने बताया कि 54 डिग्री 44 मिनट पर जेड एक्सिस से दो नोडल सरफेसेस हैं। और इसके बाद ये आप लिख लीजिए। कौन सा एंगल? 45 डिग्री पे। 45 कहां से? एक्स और वाई एक्सिस से, इधर से भी 45, इधर से भी 45। लास्ट पेज पर है थोड़ा सा स्पेस, वहां लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं जरा। एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा कि रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड इन psi 3 2 0 r। ऑप्शंस 2, 2, सेकंड ऑप्शन 0, 2, थर्ड ऑप्शन 2, 0 एंड फोर्थ ऑप्शन 2, 1। सॉल्व करो। रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड, ये साई 3, 2, 0 समझते हो ना? NLM का वैल्यू है वो। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कि साई 3, 2, 0 है कौन, और सोचो अब ये क्वेश्चन जे एडवांस्ड के हैं, और देखो तुमका कितना समय लगेगा अगर तुम समझ गए थे। पहले बताओ पहचान पाए कि नहीं इसको? कौन है? 3 क्या? 3D क्या? अरे M0 लिखा है। तो बताओ इसके रेडियल नोड कितने? तो डी में शुरुआत कहां से होती है? 3D से, तो 0 जहां से शुरुआत होती है वो 0 है। 3D 0, 4D का 1, 5D का 2, तो इसका रेडियल नोड 0, एंगुलर नोड दो। अभी तो बात हुई दो एंगुलर सरफेस आपके, दो नोडल सरफेस, तो आंसर हुआ बी। ठीक, क्वेश्चन एडवांस का है। तो आप देख सकते हो लेवल क्या है। लेकिन अगर इससे आप डर जाओगे ना तो नहीं होना। आप उतना ही समझो जितनी जरूरत, उससे ज्यादा बात मत करो। परफेक्ट है। अब जैसे क्वेश्चन है, ये भी एक बार पूछा गया, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को पहचाने। और ये है आपका यहाँ पर 4 पाई r² और r का ग्राफ, और ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक, और ऑप्शंस हैं 4s, 3s, 5d और 4p। ये ग्राफ किसका है, इसको पहचान। मोर देन वन करेक्ट हो सकता है ना, क्योंकि ये वाला ग्राफ तो सबके लिए एक ही जैसा होता है, एस हो चाहे पी हो चाहे डी हो। मुझे लगता है 4s तो नहीं, क्योंकि नोडल प्लेन कितने? नोडल प्लेन दो। 1s का नोडल प्लेन 0, 2s का एक, 3s का दो, तो एक तो ये हो सकता है।
समझ आया? क्योंकि ये जो 4 पाई r स्क्वायर है ना, उसका ग्राफ एसपीडी सबके लिए सेम होता है। तो बस आपको ये देखना था कि इसमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने हैं, दो। रेडियल नोड, वो भी कौन से नोड? रेडियल। कैसे पता ये रेडियल नोड है? क्योंकि ग्राफ किसके लॉन्ग ड्रॉ किया गया है? आर के लॉन्ग। तो जो भी यहाँ नोडल प्लेन देखेंगे वो रेडियल नोड ही देखेंगे। यार एंगुलर नोड क्या प्लॉट करोगे? एंगुलर नोड तो फिक्स है ना भाई। एंगुलर नोड कभी बदलेगा क्या? डी ऑर्बिटल कोई भी रहेगा, एंगुलर नोड दो ही रहेगा। पी ऑर्बिटल रहेगा, एक ही रहेगा। हाँ, रेडियल नोड बदलेगा डिस्टेंस के लॉन्ग। तो एक क्वेश्चन और ट्राई करो। हो गया है? एक मैच द कॉलम टाइप का। इसमें सेट ए और सेट बी मान लेते हैं, ऐसा है। ठीक है। सेट ए में तुम्हें ग्राफ दिया है, पहला वाला आर और आर का ग्राफ है, जो कुछ ऐसे दिया है। दूसरा ग्राफ भी आर और आर का है, जो कुछ ऐसे दिया है। तीसरा ग्राफ 4 पाई r स्क्वायर और आर का है, और ये कुछ ऐसे दिया है। और चौथा ग्राफ जो है, फोर्थ ग्राफ r² और आर का है, और ये ऐसे। ये ए, बी, सी और डी। यहाँ ऑप्शंस पी जो आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3s। ऑप्शन क्यू जो दिया है वो 3p। ऑप्शन जो आर है वो है 4p। और जो ऑप्शन एस है वो है आपका 4p। तो मैचिंग आपको करनी है ए, बी, सी और डी की। ऑप्शंस एक मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं, मतलब हो सकता है पी एक आंसर एक से ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। मैट्रिक्स मैच है, एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है।
सबसे पहले ना ऑब्जर्व करो शुरुआत कहां से है। आर और आर का ग्राफ है, शुरुआत मिनिमा से है, एस का नहीं हो सकता। एस का जो शुरुआत है आर और आर स्क्वायर का वो ऊपर से होता है। इसका मतलब ये ग्राफ या तो पी का है या डी। अब देखो नोडल प्लेन कितना है, 1, तो नोडल प्लेन 1 अगर है तो ये हो सकता है क्यू और आर, 3p का एक रेडियल नोड और 4d का एक रेडियल नोड, बस ऐसे करना है। अगला वाला देखो, आर का ग्राफ है शुरुआत मैक्सिमा, एस के अलावा किसी का नहीं होगा, और नोडल प्लेन कितने हैं, 2, तो ये सिर्फ किसका है, पी मतलब 3s का। अगला ग्राफ, अब अगले ग्राफ में एक नोडल प्लेन और एक किसी का भी हो सकता है, क्योंकि 4 पाई रेडियल फंक्शन इसको कहते हैं ना, रेडियल फंक्शन, तो ये किसी का भी हो सकता है विद 1 रेडियल नोड। कितना, पी नहीं हो सकता क्योंकि पी के रेडियल नोड 2 होंगे, 1s का 0, 2s का 1, 3s के 2, तो 3s नहीं हो सकता है। 3p हो सकता है, हाँ, 4d हो सकता है, हाँ, ये नहीं हो सकता 3s नहीं, क्योंकि 3s का रेडियल नोड 2 होगा और इस ग्राफ का रेडियल नोड सिर्फ 1 है। अगला, अगला ग्राफ आर स्क्वायर का है और मिनिमा से शुरू हुआ है, मतलब ये एस का नहीं हो सकता, और 2 रेडियल नोड हैं, तो पी और डी जिसमें 2 रेडियल नोड हो कौन है, एस, 4p। समझ आ गया ना। मुझे लगता है इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है, मतलब ये आ, मुश्किल क्वेश्चंस में से है, ठीक है, जो आ सकते हैं, और ये क्लियर है तो बस सफिशिएंट है इतना डिस्कशन। अब आप करके देख लीजिएगा, बुकलेट में क्वेश्चंस तो पीछे दिए ही होंगे, ठीक है।